Hi everyone, welcome to the channel. Most of the students were asking me कि सर आप कुछ वैट से रिलेटेड टॉपिक्स दे दीजिए जो कि स्लाइड में पूछे जा सकते हैं। तो कुछ टॉपिक्स हैं मेरे पास जो मैं आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। इनको आप आराम से 250 टू 300 वर्ड्स में लिखिए और अपने राइटअप्स को मुझसे इवैल्यूएट करा लीजिएगा। ठीक है। इस इवैल्यूएशन का कोई ऐसा चार्ज तो नहीं है, बट हाँ, प्रोवाइडेड दैट आप इसको प्रॉपरली लिखें। राइट। तो ये कितना प्रॉपर है कितना नहीं है वो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, हाउ टू राइट इट, this is something that requires a lot of skill set, but nonetheless still try to write down, choose these topics and try to write down. First is that देखिए यूसीसी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। सो व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ अराउंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है, उत्तराखंड और गोवा में हो गया। अब हमारे यहाँ पे 2 स्टेट्स ऐसे हो गए जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तो आप इसमें बहुत सिंपली समझा सकते हैं कि पहली बात तो आर्ट यूसीसी है क्या। तो ऑलवेज एक्सप्लेन द डेफिनेशन पार्ट कि यूसीसी है क्या। फिर उससे पूछ रहा है, जो पर्पस एग्जैक्टली पूछा है आपसे कि कम्युनल डिसहार्मनी को क्या कम कर सकता है। तो यहाँ पे आपको जो झारखंड में ट्राइबल का प्रोटेस्ट था, झारखंड में ट्राइबल्स का जो प्रोटेस्ट था, ट्राइबल्स हो गए, एससी एसटी हो गए और अदर रिलीजियस ग्रुप्स हो गए। राइट, अदर रिलीजियस ग्रुप्स, दीज वर द पीपल हु वर एक्चुअली अगेंस्ट यूसीसी। ठीक है। और किस तरह से कम्युनल डिसहार्मनी को प्रमोट करता है। तो इट्स बेटर दैट यू टेक अ व्यू पॉइंट फर्स्ट फ्रॉम एडिटोरियल्स विच आर देयर, रीड इट एंड देन ट्राई टू स्ट्रक्चर योर ओन एस्पेक्ट अराउंड इट। खुद से बिना पढ़े बिना जाने कुछ भी मत लिखिए। इट्स बेटर दैट यू ट्रेन योर सेल्फ ऑन दीज टॉपिक्स, read from the internet and then try to create your own version. The second is the status of under trial prisoners in India. Supreme Court of India has given a lot of rulings where the Supreme Court of India has stated status of under trial prisoners में जो important है उनकी right to life, liberty और criminal law का जो principle होता है that you are innocent until proven guilty, तो वो already काफ़ी time तक they spend in jail, they are not yet convicted. तो what is the status, तो what is at stake। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है आपसे वो राइट ऑफ प्रिजनर्स जो है, जो इसके बारे में आप समझा सकते हैं। और यहाँ पे राइट ऑफ प्रिजनर्स के बारे में देखिए, इनके पास भी वही सारे राइट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स आपके पास हैं। तो वहाँ से अपने आंसर को क्यूरेट करने की, स्ट्रक्चर करने की कोशिश करिए। उसके बाद तीसरा है द सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डिपेंड्स ऑन सिक्योरिटी ऑफ इंटरनेशनल सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये जो टॉपिक है ये डायरेक्टली हमारे रेड सी के आसपास में जो अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, जो हाउदीज़ और पायरेसी अटैक्स सोमालिया की तरफ से, तो उसके कंटेक्स्ट में ये पूछ रहा है। और G20 में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर पी के बारे में भी बात होती है यहाँ पे। ठीक है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड है उसकी सस्टेनेबिलिटी तभी डिपेंड करती है जब इंटरनेशनल सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहें, सेफ रहें। तो आप यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर का भी जिक्र कर सकते हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट। यूएन क्लोज के बारे में भी आप बता सकते हैं कि यूएन क्लोज जो है इंश्योर करता है इस तरह की चीज़ों को, प्रोटेक्शन को, सस्टेनेबिलिटी को। तो ये वाली पार्ट पे आप रिसर्च करिए और फिर अपने आंसर्स को लिखने की कोशिश करिए। देखिए, आपके आंसर्स कोई परफेक्ट नहीं हो सकते, बट दे हैव टू कवर द करंट अफेयर्स एंड द करंट इशूज़। अगर आपने अली बेते करके कुछ भी लिख दिया और एक भी रिसेंट का इंसिडेंट आपने नहीं शेयर किया, आपने उसमें नहीं इंक्लूड किया, तो फिर आपके जो जो भी राइटअप्स हैं दे विल नॉट मेक एनी सेंस, यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर मच। और मैंने देखा है कि सिम्बाइसिस पर्सनल इंटरव्यू और वैट जैसी चीज़ों पे बहुत वेटेज शो करता है, बिकॉज उसको ये पता है कि उसका जो ऑनलाइन टेस्ट है बच्चे चीटिंग करके कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्रैक कर लेते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स the MCQ is not a true evaluation of the personality. MCQs are the true evaluation of the memory, but not of the personality. And I think Symbiosis is doing a great job over there, where they are asking the students to write down and take interviews, because everybody does not deserve to study in Symbiosis Pune. And a true sense of personality, a well curated personality, well versed personality plays a very important role in nurturing the college also. Good students create good environment, ask good questions, puts a pressure on the faculty. Faculty prepares, faculty has a reason to prepare. The conduct of the classes goes good, and when a firm comes to hire, they see the natural outcome of it.
So crowd plays a very major role, and I think if you are not aware about these issues, there is still time. There is still time. You can start reading about these issues. The fourth is the linguistic division of states promote regionalism over unity. नाउ आपको दिखाई सुनने में आता होगा हमेशा कि कर्नाटका में बहुत सारा जो लैंग्वेज का बायस है, केरला में और आंध्र प्रदेश में लैंग्वेज का बायस है बहुत ज़्यादा, पंजाबी स्पीकिंग पीपल में भी आजकल ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं. तो जो 1956 का हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, उसकी वजह से रीजनलिज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसरप्टिव हो चुका है. तो क्या लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ स्टेट्स प्रमोट रीजनलिज्म ओवर यूनिटी? ये स्टैटिक एरिया है, ये स्टैटिक एरिया है जिसके ऊपर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं. अब अगला जो टॉपिक है वो तो करंट काफ़ी कॉन्टेम्प्रेरी है, लीगल से रिलेटेड है. द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, अब इसके ऊपर जजमेंट आ चुका है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रोसेस के लिए सही नहीं है. इट इज़ नॉट गुड फॉर ट्रांसपेरेंसी, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मे वीक इन द ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रोसेस. तो आपको मे को सपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को साइड करते हुए क्या रीजनिंग दी है सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में, उसको पॉइंट आउट करेंगे इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए. सिक्स्थ है द इंडिपेंडेंस ऑफ सर्टेन बॉडी इज सिन क्वा नॉन फॉर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी टू फंक्शन. ना यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ सर्टेन बॉडीज़ की बात कर रहा है और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इट इज़ टॉकिंग अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट. It is talking about Election Commission of India. Then when you talk about independence, then it is also talking about the independence of judiciary, that the high courts and the Supreme Court stay immune from political interference, because then election petition पे सुनवाई करनी रहती है इन लोगों को, right. The bureaucracy that is there, the bureaucrats that are there, they are the iron frame, so they also need to remain independent from any political pulls and pressure, including the post of presidents and governor, because these are the positions, these are the bodies that enable the electoral democracy to continuously function. So again, this is a little bit static going into the political aspects, so you need to know about the independent bodies and you need to know how independence is ensured within the framework. And then you can use relevant articles, recent news, the attack on the independence of Election Commission of India, the attack on the independence of Information Commission of India, where information commissioners and election commissioners will be appointed by the government. This is going on in news. तो ये सब चीज़ों को आपको साइट करना पड़ेगा और उसके रीजंस, प्रोज एंड कॉन्स को. तो कभी भी जब भी आप राइटिंग करिए तो देखिए उसमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना रहता है, इशू को समझाना रहता है या अपना जनरल अंडरस्टैंडिंग देनी रहती है. तो उसको आप बहुत बेसिक से 5-6 लाइन में लिखिए, बहुत बेसिक लाइन में 5 से 10 लाइन में लिखने की कोशिश करिए. फिर उसके बाद आपका जो एक्सप्लेनेशन होता है उसमें सबसे पहले तो आप एडवांटेजेस बताइए, फिर चैलेंजेस बताइए. किसी भी चीज़ के डिसएडवांटेज नहीं होते. इन सारे क्वेश्चंस में कोई डिसएडवांटेज आप नहीं लिखेंगे. आप अपॉर्चुनिटीज़ की तरह लिख सकते हैं उसको, आप उसको एडवांटेजेस की तरह लिख सकते हैं, आप उसको रिक्वायरमेंट्स एंड नेसेसिटी की तरह समझा सकते हैं या ऑब्जेक्टिव्स करके लिख सकते हैं. उसके बाद जो सेकंड चीज़ आप लिखिए उसके सिर्फ कॉन्स की तरह लिखिए, लूप साइड्स लिखिए. उसके बाद आप इसको इस तरीके से डिफाइन करिए कि द चैलेंजेस दैट नीड्स टू बी सरपास्ड या द चैलेंजेस दैट नीड टू बी ओवरकम या बॉटल नेक्स विच आर कमिंग, they increase you can say credibility of your viewpoint. So always be very very precise about what you are writing and include current topics from that. The seventh topic is the idea of convergence is reflected when AU was added in G20. Now you see the idea of convergence, why the idea of convergence is there. So you have to say, first explain the relevance, the history of G20. Then you have to explain the political, socio-economic dynamics under which African Union is coming into picture and why African Union is so much important right now. Why ultimately so much focus on African Union? Is African Union also being considered in BRICS? Is African Union also being considered in BRI? And then G20. Why G20? So देन अगेन यू विल कम टू नो कि ग्लोबल साउथ की बात हो रही है और इंडिया का G20 में अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया गया. तो इंडिया ने जो G20 में अफ्रीकन यूनियन को ऐड करने के रीजंस दिए हैं, अगर आपने वो लिख दिए अपने आंसर में, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन एवर डू. सो
these are the topics that you should prepare first and then write your answers. ठीक है, बिकॉज आपने साल भर तो कोई करंट अफेयर्स पढ़ा नहीं है इस तरीके से, है ना, तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा इन टॉपिक्स को. द मल्टीलेटरल मल्टीपोलर वर्ल्ड इज़ नाउ लुकिंग इनवर्ड्स. ये भी इंटरनेशनल रिलेशंस और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जहाँ पे कोई भी कंट्री, जैसे पहले ग्लोबलाइजेशन था कि हर कंट्री की इकोनॉमी दूसरी कंट्री से इंटरकनेक्टेड है. फिर कोविड आ गया. कोविड-19 में क्या हुआ, लॉकडाउन्स लग गए, तो सबकी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, क्लोज कर गई. ग्लोबल सप्लाई चेन्स जो हैं वो डिसरप्ट कर गए, राइट. फिर उसके बाद एरा ऑफ वॉर आ गया. एरा ऑफ वॉर में आपने पहले तो 2022 में रशिया यूक्रेन देखा, फिर आपने देख लिया कि अच्छा ये इजराइल और ये तो ब्लैक सी किसे लेके मेडिटेरेनियन सी, फिर अभी रेड सी के आसपास में क्राइसिस हो रहा है और इंडियन ओशन खतरे में है. इंडिया और मालदीव्स का इशू है. तो ये जो मल्टीलेटरल मल्टीपोलर वर्ल्ड है आज अपनी तरफ अंदर झांक रही है, रादर दैन लुकिंग इनटू द अदर कंट्रीज क्रिएटिंग मोर कनेक्शंस. आप ये इज लुकिंग इनवर्ड्स. तो आप इसमें इंस्टेंसेस साइट करेंगे कि कब ये जो ओपिनियन आ रहा है कि पूरी दुनिया के हर देश आज अपनी तरफ देख रहा है, सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रहा है, तो उसके रीज़न समझा सकते हैं. दैट द रीजन्स दैट वाई द कंट्रीज और जुरिस्डिक्शंस अक्रॉस द वर्ल्ड आर कंपेल्ड टू लुक इनवर्ड्स. बट उसको फिर आपको न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना है कि नहीं ऐसा है नहीं. आप देख सकते हैं कि इसी दौर में कई सारे कोalitions, AUKUS, AU2, U2, ठीक है, क्वाड और ये सारी चीज़ें नई बनते हुए हमारे सामने आ रही हैं. तो ये आप समझा के अपने आंसर को न्यूट्रल पोजीशन पोजिट करके आगे बढ़ सकते हैं. फिर 9th टॉपिक को देखिए. 9th टॉपिक आपके प्राइम मिनिस्टर का है. द एरा इज़ नॉट ऑफ वॉर बट ऑफ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी. ये उन्होंने रशिया को बोला था. हाउ कैन इंडिया अचीव इट. तो अगेन 8th और 9th एक ही तरह की बात है, बट दे हैव बीन कोटेड इन अ डिफरेंट फॉर्मेट. 8th और 9th एक ही टॉपिक्स हैं, बट दे हैव बीन कोटेड डिफरेंटली. इसमें आपको इंडिया के रोल पे फिक्स करना है, उसमें आपको ग्लोबल इकोनॉमी के रोल पे फिक्स होना है, ग्लोबल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बताना है. तो अपना लेंस जो है बताने का वो चेंज करना है, राइट. आपको लेकिन एरियाज, इशूज़, मेन बॉडी सब कुछ सेम रह सकती है. 10th में देखिए, एनर्जी सिक्योरिटी रीफर्बिशेस ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स. पहले कहा जाता था कि जो लड़ाई होगी वो वाटर के अराउंड होगी. आज सेमीकंडक्टर की रेस हो रही है, सेमीकंडक्टर के लिए लड़ाई हो रही है. चिप वॉर चल रहा है अमेरिका और यूएस के बीच में, अमेरिका और चाइना के बीच में. और ताइवान जो है, ताइवान और इंडिया जो है ये फंस गए हैं. ताइवान की कई सारी कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है. इंडिया ने अमेरिका के साथ डील किया हुआ है. तो किस तरीके से एनर्जी सिक्योरिटी, और फिर आपको ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में पता चलेगा, है ना. तो एनर्जी सिक्योरिटी जो है उसमें बैटरीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं. बैटरीज़ के लिए हमें अगेन सेमीकंडक्टर्स चाहिए, तो क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए. तो ये एक नए तरह का ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है. आप अफ्रीका में होने वाले इश्यूज़ को समझा सकते हैं कि सूडान में, माली में, सेनेगल में क्या इशू चल रहा है, वहाँ पे किस तरह के रेयर अर्थ मिनरल्स प्रेजेंट हैं और हर कंट्री उनकी तरफ इन्वेस्ट करने के लिए देख रही है. तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं दे हैव बीन पिक्ड आउट फ्रॉम द मोस्ट रिसेंट एरियाज, एंड आई एम डेड श्योर दैट वन और द अदर टॉपिक विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर वैट ऑफ दिस ईयर. आई एम प्रीटी मच श्योर दैट इसके अलावा भी और भी कई सारे टॉपिक्स हैं. देर आर 40 ऑड टॉपिक्स दैट आई वुड वांट टू शेयर विथ यू, बट प्रीलिमिनर बेसिस पे प्लीज़ आप अपने इन एसेस को, इन आंसर्स को लिखिए. एंड आप लिखने के बाद खुद से इवैल्यूएट मत करिएगा, गेट इट इवैल्यूएटेड, कॉन्टैक्ट मी, आई विल हेल्प यू इन दैट, राइट. हाउ टू राइट इट, हाउ टू प्रेजेंट इट, आई विल बी टेलिंग यू दिस इन अ ब्रीफ, बट मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली आप मुझसे पढ़ नहीं रहे. लेकिन फिर भी आपके आंसर्स को इवैल्यूएट करने के लिए आई एम ऑलरेडी देयर, आई एम ऑलरेडी रेडी. सो प्लीज़ लेट मी नो आफ्टर यू कंप्लीट. द नंबर इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Just WhatsApp with a screenshot or with a photograph of your write-ups. I'll be telling you ये अच्छा है, ये बुरा है, या ये बहुत बेकार है, ठीक है, and ways around to work it. Thank you so much. All the very best. I'll see you guys.